हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स, जहाँ पर आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज हायर मैथमेटिक्स का एक और बहुत ही प्यारा सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड पेपर है पीएससी फर्स्ट ईयर का। उसमें आता है आपको थर्ड यूनिट में ये टॉपिक मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। आज बिना बात किए जल्दी से लेक्चर पर आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में क्या चीज़ है, और फिर हम समझेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है और कैसे हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड जो है वो है रेडियस। तो रेडियस से आपके मन में तुरंत क्लिक होगा सर्कल। सर्कल बिल्कुल सही क्लिक हुआ है, सर्कल की होती है रेडियस। तो अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा आपके मन में, कर्वेचर क्या है फिर, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो हमेशा किसी सर्कल की होती है। यहाँ पर भी जो रेडियस है वो एक सर्कल बनेगा उसकी होगी, लेकिन यहाँ पर कर्वेचर क्यों लिखा है ये जानते हैं। कर्वेचर क्या है? कर्वेचर बोलते हैं हम कर्व के किसी एक छोटे से पार्ट को। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कर्व क्या है? कोई भी लाइन जो कि बेंडिंग हो रही है, जो बेंड हो रही है। ठीक है, जैसे ये है तो ये कर्व है। ठीक है, अब हो सकता है कि जो कर्व है वो यूनिफॉर्म रूप से बेंड हो, मतलब कि एक से तरीके से बेंड हो। एक से तरीके से मेरा क्या मतलब है? जैसे एक लाइन है, अब ये एक यूनिफॉर्म उसमें अगर बेंड होगी ना, तो ये ऐसे घूम घाम के इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी। तो ये हो गया यूनिफॉर्म बेंडिंग। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म तरीके से बेंड नहीं हो रही तो क्या होगा? यहाँ पर ये इतना बेंड हुई, अब हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा हो जाए, ऐसे हो जाए और ऐसे ही निकल जाए। तो अब वैसे देखा जाए तो कर्व तो ये भी है और कर्व ये भी है, लेकिन हम इस वाले कर्व को हम सर्कल बोलते हैं और इसको हम, इसका कोई नाम नहीं है तो कोई भी रैंडम कर्व बना दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग जो मोमेंट है वो इसका घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कर्वेचर में हम इसलिए निकाल रहे हैं रेडियस, क्योंकि देखिए ये जो हमारा कर्व है ना, इसका बेंडिंग मोमेंट अलग अलग है, इसलिए इसकी इसकी जो रेडियस आएगी वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हो कैसे रहा है। तो सपोज़ कि ये हमारा कोई कर्व है यहाँ पर, जिसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक कर्व है। ठीक है, और अगर इसको हमें दिखाना है बहुत ज़्यादा ही कि इसका यूनिफॉर्म नहीं है, तो लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हम क्या करते हैं, कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर होता है कर्व का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, और इतना छोटा पार्ट जिसका कि हमें यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट मिल जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बिल्कुल आपको जूम कर देंगे कैमरा में, तो अगर ये इतना सा पार्ट ये ले, ठीक है, तो अगर हम इसको जूम करके बनाएं तो हो सकता है ये ऐसा बने। ठीक है, ये ऐसा बनेगा अगर इसको जूम करके बनाएं। अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो यूनिफॉर्म है, वो एक सा है पूरे कर्व में, ये पूरे इस पार्ट में एक सा बेंडिंग मोमेंट हो रहा है। अगर हम इस बेंडिंग मोमेंट को कंटिन्यू करें दोनों साइड, तो क्या होगा? तो एक जो है, अगर ये, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यूनिफॉर्म जब बेंडिंग मोमेंट होता है तो वो अगर हम उस कर्व को बढ़ाएं तो वो वापस लौट के वहीं आ जाता है, तो ये भी आ जाएगा। तो ये ऐसा ऐसा जाएगा और ये एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। ये उतना परफेक्ट मेरे से नहीं बना है, हम इसको ऐसा मानते हैं। तो ये हमारा जो है एक परफेक्ट सर्कल बनाने की ट्राई किया है मैंने, ये देखिए, तो ये हो जाएगा। अब कर्वेचर का रेडियस का मतलब क्या है? ये जो पार्ट है ना, ये जो छोटा सा पार्ट है, ये हमारा जो कि हमने यहाँ पर जूम करके बना दिया है, इसका कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस निकलता है। ठीक है, और वो रेडियस किसका होता है? तो अगर उस कर्व को आप बढ़ाएंगे तो उससे एक सर्कल मिलेगा, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा, यही रेडियस इस कर्वेचर का भी रेडियस होगा। सेम यही रेडियस इस कर्वेचर का भी होगा, क्योंकि कर्वेचर जो है वो क्या है? कर्व का ही एक पार्ट है। अब आप कहेंगे कि सारा एक सा भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो रेडियस है वो अलग अलग होता है कर्व में, अलग अलग पॉइंट पर। क्यों होता है? क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो घट बढ़ रहा है। तो लेट्स सी, अगर हमने यहाँ का अगर हमने ये कर्वेचर लिया, इतना सा लिया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो था ये कम बेंड हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेंड हो रहा है। तो हो सकता है अगर इसको हम जूम करके यहाँ पर देखें तो इसका जो सर्कल बनेगा इसका, वो हो सकता है छोटा बने थोड़ा सा। ये तो बिल्कुल ही ओवल बना दिया है, लेकिन इसका जो सर्कल बनेगा ना, वो हो सकता है थोड़ा सा छोटा बने, और इसका जो सर्कल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। तो ऑब्वियसली अगर सर्कल छोटा है तो रेडियस जो है वो कम होगी। तो इस कर्वेचर की रेडियस कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, और इसकी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई।
तो इस तरीके से कर्वेचर क्या हो गया, कर्व का एक छोटा सा पार्ट, और उसी पार्ट को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा, और उस सर्कल की जो रेडियस है वो उस कर्वेचर की भी रेडियस कहलाएगी। अब आपके पास कर्व की इक्वेशन दी हुई होगी, तो उस तरीके से हम, और हो सकता है कोई पॉइंट दिया हो तो ऐड करके कोई पॉइंट दिया होगा जो कि न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, या फिर ए बी या इस तरीके से वैल्यू दी हुई हो सकती है। अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम एक्स वाई लेकर चलते हैं, एक्स वाई के टर्म्स में हम निकाल देते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें एक्स वाई के टर्म्स में हमें जो इक्वेशन होती है कर्व की वो भी गिवन होती है। तो हम इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। अब हम जानते हैं, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो सवाल करेंगे वो इक्वेशन से करेंगे, उसमें हम कर्व बनाने नहीं बैठेंगे तो रेडियस हम नाप नहीं सकते। तो आइए समझते हैं इसका, मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला क्या है, और फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल्स। तो आइए आपको बताता हूँ इनके फार्मूलाज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो हम प्रदर्शित करते हैं तो वो इस सिंबल से करते हैं, और इस सिंबल को बोलते हैं रो। अब यहाँ पर हमारे दो फार्मूलेज हमारे पास होते हैं, डिपेंड करता है हमें जो कर्वेचर की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो किस टाइप से दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कर्वेचर की जो इक्वेशन दी हुई है वो कुछ इस तरीके से, जैसे सर्कल की एक इक्वेशन लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है, ए जहाँ पर उस सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है पूरी, तो यहाँ पर कार्टेशियन वाली फॉर्मूला लगेगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो इस पूरी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करके अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसकी जो रेडियस आएगी इस कर्व की वो आएगी आपकी ए आएगा इसका आंसर, क्योंकि इस इक्वेशन में दिख रहा है ए, यानी कि ए जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो उसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो उस सर्कल की, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जहाँ पर ए उसकी रेडियस है, तो अगर आप इस इक्वेशन का यूज करके फॉर्मूले से आप रेडियस निकालेंगे तो वो आएगी ए। अब सर्कल के हमारे पास पैरामीट्रिक भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, कार्टेशियन में नहीं दी हुई है, जैसे कि x इक्वल होगा इस वाले पर्टिकुलर सर्कल की बात करूं तो x इक्वल होगा a cos t और y इक्वल a sin t, a sin t स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ये ही क्यों आया, आप इन दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो आपको इसकी वैल्यू यही मिल जाएगी जो हमारी वो जो इक्वेशन लिखी हुई थी अभी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में होता है 1, ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा ये साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, जो कि ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसको 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर। तो ये इसी से निकले हुए होते हैं। तो अगर हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हम ये वाली वैल्यू, ये वाला जो फॉर्मूला है वो करते हैं यूज, जहां पर रो इक्वल दिया होता है एक्स डैश प्लस वाई डैश, ये एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसकी होल पावर दी हुई है 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश, ठीक है। अभी एक्स डैश वाई डैश क्या है, तो देखिए एक्स क्या है एफ टी और वाई क्या है जी टी, दो अलग अलग फंक्शन है लेकिन वेरिएबल तो सेम है, तो हमने एफ टी और जी टी उन फंक्शंस को लिया। तो अगर हम इसको टी के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो हम उसको लिखेंगे एक्स डैश, दो बार कर दें तो एक्स डबल डैश, ऐसे ही वाई को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो लिखेंगे वाई डैश, और दो बार करेंगे तो वाई डबल डैश। तो ये चीज होती है एक्स डैश वाई डैश। ये होता है हमारा फॉर्मूला, पैरामीट्रिक के लिए ये फॉर्मूला है, कार्टेशियन के लिए ये फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूलेज का यूज करके कुछ सवालों को हम सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि इस कॉन्सेप्ट का यूज एक्चुअल लाइफ में आपको सवालों के साथ कैसे करना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब आइए ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। तो हमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल ए ई की पावर x अपॉन ए, और यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स y अपॉन ए आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो y का हम जब निकालेंगे, देखिए y इक्वल दिया हुआ है क्या, a e की पावर x अपॉन a, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, a जो है वो तो कांस्टेंट है तो वो वैसा ही रहेगा, e की पावर x का होता है e की पावर x डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर x अपॉन a होगा तो इस x अपॉन a का भी होगा, और x तो x के रेस्पेक्ट में कर ही रहे हैं तो x का हो गया 1,
तो ये वाला एक्स पावर ये तो यह सेम रहेगा, एक्स अपॉन ए का होगा तो एक्स का 1 और 1 अपॉन ए जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारा एक 1 अपॉन ए भी जुड़ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई, ए रहा कांस्टेंट, वो रहा बाहर, e की पावर x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन आया, e की पावर x अपॉन ए और अपॉन में a, ये आ गया e की पावर x का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। a से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x अपॉन ए। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि एक और बार करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx2 dx2। इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में एक बार और, तो क्या होगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, x अपॉन a का 1 अपॉन a एक बार फिर से आ जाएगा, लेकिन इस बार a से कटेगा नहीं क्योंकि ये वैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारी आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और अपॉन में रहेगा डबल डेरिवेटिव, तो ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रहा, ये है, तो e की पावर x अपॉन ए, इसका रहेगा स्क्वायर, तो इस पूरी की पावर 3/2, ये 1 है, और यहाँ पर आएगा डबल डेरिवेटिव, तो ये आया था 1 अपॉन ए, e की पावर x अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से हम e की पावर x अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। y इक्वल क्या दिया है हमारे पास इक्वेशन में, a e की पावर x अपॉन ए, तो e की पावर x अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन ए। ठीक है, तो e की पावर x अपॉन ए को y अपॉन ए से हम रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर ये a है, तो a क्या है, अपॉन के अपॉन में जो होता है a, तो ये ऊपर जाके ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो हम इसको लिख देंगे a, तो ये a वाला जो ये जो a है ये तो चला गया ऊपर। अब 1 प्लस हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं y अपॉन ए। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ रही है 3/2, और यहाँ पर भी आ रहा है क्या, y अपॉन ए। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो इसकी वैल्यू आएगी a, फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से हम हमारी जो ये दी हुई थी इसका हमने वैल्यू, ये a को हम ऊपर ले जाने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जो थीटा इक्वल tan इनवर्स y दिया हुआ है इसका भी यूज़ हम करेंगे। तो ये तो हमने कर लिया इस वाले का यूज़, अब हम इसका जब यूज़ करेंगे तो थीटा इक्वल दिया है क्या, tan इनवर्स y अपॉन ए, तो y अपॉन ए की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई tan थीटा। तो हम ये वाली इक्वेशन में y अपॉन ए को tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आया हमारा a 1 प्लस ये आ गया क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3/2, और अपॉन में आ गया क्या, tan थीटा। अब 10th क्लास में हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, एक हमने जो थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी हमारी sec स्क्वायर थीटा, ये हमने 10th क्लास में रिलेशन पढ़ रखा है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को तो हम लिख सकते हैं एक यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, और ये 3/2, ये सेम रहेगा, और ये अपॉन में आ रहा है क्या, tan थीटा। अब tan थीटा को हम लिख लेते हैं क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों लिख रहे हैं अभी बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास sec इक्वेशन है, तो हमारे पास cos आएगा तो हम कैंसिल कर सकते हैं बाद में। हमने लिखा a, अब यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर पावर 3/2 है, तो पावर से पावर ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये हो जाएगा पावर में, और 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर कितनी बची, क्यूब, तो sec क्यूब थीटा हमारा यहाँ से आ गया, अपॉन में है sin थीटा, और ये अपॉन के अपॉन में cos थीटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारा cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आया आपको। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, यहीं पर समझा देता हूँ। ए है, देखिए 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं हम, कॉसेक। 1 अपॉन साइन की क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमारी होती है कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो हम ये 1 अपॉन साइन को लिख देंगे कॉसेक थीटा।
ठीक है। अब ये सेक क्यूब है, तो यहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको। सेक क्यूब थीटा है और ये कॉस थीटा है। अगर हम इस सेक क्यूब थीटा को इस तरीके से लिखें, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, ठीक है। और ये सेक थीटा की वैल्यू होती है क्या, 1 कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो बचा क्या, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू जो हमने निकाली y इक्वल ए ई की पावर x अपॉन ए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया हुआ है a cos थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, ये हमने 10th में भी रिलेशन पढ़ रखा था। अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1/cos, तो cos से cos कट जाता है, तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए क्यूब था तो अब बचा स्क्वायर। एक सेक उस cos से, ये वाली cos से कट गया, 1/sin को हमने cos लिख दिया। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की जो वैल्यू आई वो आई हमारी ये पूरी। अब आइए इसका एक और एग्जांपल लिखते हैं और कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। आइए देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। हमें दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है √x + √y = 1 और हमें बताना है 1/4 इस पॉइंट पर हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो आइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है, इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो √x का क्या होगा, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया क्या, 1/2√x। सेम गोज फॉर y, तो 1/2√y। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्योंकि हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसको अवकलित कर रहे हैं, तो यहाँ पर y का भी होगा और वो होगा dy/dx। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, छोड़नी नहीं है। इक्वल में क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम इसमें dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy/dx को छोड़कर बाकी जितना भी मटेरियल है उसको उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से पहले ये पूरा जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, dy/dx। मैं आपको लिख कर बताता हूँ, dy/dx 1/2√y, ठीक है। ये 1/2√x है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/2√x, ठीक है। अब 2√y जाएगा उस तरफ, अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2√y कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, तो 2√y, ठीक है। तो बेसिक पक्षांतर करना है हम, ठीक है। तो ये माइनस का आ गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √y/√x। अब क्योंकि हम, अच्छा ये जो √y है ये वहां पहुंच गया, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें पॉइंट पहले से दिया हुआ है जो कि है 1/4, 1/4, तो हम इसमें एक्स वाई की जगह 1/4, 1/4 रख देते हैं। तो माइनस यहाँ पर लगाया, 1/4 वाई की वैल्यू रखी, 1/4 ही हमारी एक्स की वैल्यू ये रखी। सेम वैल्यूज है तो कट जाएंगी, तो ये हमारा आ गया माइनस का 1। सेम वैल्यूज है ना, तो इससे कट जाएगा तो बचा 1 और ये माइनस का, माइनस आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारी जो आ गई वो आ गई -1। तो मैं यहाँ पर सारा मिटा के सीधे 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गई -1। ये सब आप जब एग्जाम में लिखें या फिर कॉपी में नोट करें तो ये पूरा कैलकुलेशन लिखिएगा, बट यहाँ पर ये जरूरी नहीं है बोर्ड पर लिखना। अब इस पूरी को एक बार फिर से अगर हम करें, यहाँ से हमारी जो dy/dx की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई है, माइनस का √y/√x। तो हम d²y/dx2 निकाल सकते हैं, d²y/dx2 निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा d²y/dx2, यहाँ पर ये माइनस सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉमन है, ये तो हमारा फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वाला फार्मूले से होगा डिफरेंशिएशन। अब इसको कैसे करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, तो दैट इज √x, इसको छोड़ा, y का किया तो ये आ गया 1/2√y और y का आ गया dy/dx, ठीक है। माइनस लगाते हैं, फिर हम इसको छोड़ते हैं, तो ये हो गया √y, इसको छोड़ दिया और इसका किया तो 1/2√x, ठीक है। अभी अपॉन में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज √x, इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू भी हम किस पॉइंट पर निकालेंगे, 1/4, 1/4, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, माइनस बाहर लगा देंगे सेम टू सेम। अब यहाँ पर हम निकालते हैं, तो ये आ गया हमारा क्या, √x/√y और ये क्या बचा है 1/2,
और ये क्या है dy बाई डी एक्स माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स 1/2 और अपॉन में आ गया क्या रूट था स्क्वायर है तो कट जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x आ गई। अब इसमें हम एक्स वाई की जगह पर 1/4 रख देते हैं। देखिए यहाँ पर 1/4 रखेंगे यहाँ पर 1/4 रखेंगे तो कट के क्या बन जाएगा 1। सेम गोज यहाँ पर 1/4 यहाँ रखेंगे तो कट के क्या बन जाएगा 1। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/4 इस पर क्या आई थी माइनस आई थी तो यहाँ पर आ गया क्या -1। तो आइए देखते हैं तो -1 यहाँ पर 1/2 रखा इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 तो उसको छोड़ दिया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी -1 तो यहाँ पर लिख दिया -1 और यहाँ पर आ गया 1/2। ये -1 है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं ताकि हमें ये -1 अलग से लिखना ना पड़े और ये जो माइनस है इसको हम इधर लगा देते हैं। ठीक है और x की वैल्यू क्या रखनी है 1/4 रखनी है तो ये हमने 1/4 रख दी। अभी अब देखेंगे बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर आ जाता है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं तो हम इसको माइनस ये जो 4 है ये हम इसको इधर ले आए ऊपर ले आए और ऊपर लाके हमने इसे बाहर कर दिया। अब ये क्या है 1/2 क्या होता है आधा 1/2 यानी कि हाफ तो हाफ और हाफ मिलकर कितना बन गया 1 क्योंकि ये माइनस का है तो क्या बना हमारा -1 तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू जो आई वो आई +4। ये वाला जो 4 था ये ऊपर आया ये माइनस ये वाला चल रहा है कौन सा ये 1 ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स से आया था ना नहीं सॉरी ये वाला जो है डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी हमारी माइनस का रूट वाई अपॉन रूट है ये वाला माइनस था तो ये यहाँ तक आया यहाँ तक 4 के साथ भी रहा और ये यहाँ से जो माइनस आया हमारा ये वाला माइनस इससे आई -1 वैल्यू माइनस माइनस हो गया प्लस और ये आ गया हमारा 4। तो स्क्वायर वाली जो टर्म आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब यानी कि जो डबल डेरिवेटिव जो हमारा आया उसकी वैल्यू आई 4 इसकी वैल्यू आई थी -1 इसकी वैल्यू आई 4। अब हम इस पूरी को मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि जगह हो जाए। कट इट प्लीज। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स 2 की वैल्यू भी आ चुकी है तो हम रो में इसका मान रख देंगे सीधे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ये हमारा 1 है इस पूरे की वैल्यू होती है इस पूरे की घात होती है 3/2 और अपॉन में आता है हमारा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हम इन सब की वैल्यू रख देते हैं तो ये आया 1 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 अभी नहीं लिख रहे हैं बाद में लिखेंगे 3/2 इसकी वैल्यू आई हमारी क्या 4 डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की तो ये लिख दिया हमने 4। अब यहाँ पर ये था 1 -1 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 1 इसकी घात क्या है 3/2 और बटे में आ रहा है 4। ये आ गया 2 की पावर क्या आ रही है 3/2/4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो रहा है 3/2 का मतलब है 1.5 ठीक है 3/2 का मतलब होता है 1.5 तो इसको हम 2√2 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ गया 2 से 2 कट जाएगा और ये √2/2 बचेगा। इसको भी काट सकते हैं हम √2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि 2 क्या है 2 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2 2 इक्वल हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2 तो यहाँ से √2 से 2 अगर हम काटेंगे तो नीचे बचेगा 1/√2 तो जो फाइनल वैल्यू हमारी रो की आ रही है वो आ रही है 1/√2। एक बार फिर से समझा देता हूँ ये हमारा फॉर्मूला था इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स 2 की वैल्यू रखी है जो कि -1 और 4 -1 का स्क्वायर किया तो वो आ गया हमारा +1 यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर किया ये आ गया +1 की होल पावर थी 3/2 +1 मिलकर बन गया 2 जिनकी होल पावर आई 3/2 यानी कि 1.5 यानी कि एक बार हम 2 लिख सकते हैं और एक हम 0.5 यानी कि √2 लिखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन में 4 आया था ये हमारा यहाँ से वैल्यू ये वाली जो 4 थी इसको हमने रखा था 2/4 आ गया यहाँ पर 2√2 2 से 4 काट दिया तो ये बचा 2 √2/2 बचा √2 से 2 भी काट सकते हैं क्योंकि 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम
इसको मिटाकर अगर मैं यहाँ पे बता दूँ √2/2 लिखा है ना, तो ये हमारा √2 ये इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि हम इसको ये लिख सकते हैं, एक कट गया तो 1/√2 बचा। यहाँ से हमारी रो की वैल्यू आई 1/2। तो ये जो रो की वैल्यू आई है, यहाँ पर हम अगर इसको स्पेसिफिक रूप से लिखेंगे ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, रो एट 141, इसकी वैल्यू आ रही है 1/√2। ये जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से आप इसको लिखना, ताकि ये सही लगे। तो इस तरीके से हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। अब मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर का टॉपिक और बता देता हूँ इसी वीडियो में, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए देखते हैं अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर का टॉपिक। आइए अब समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या है टॉपिक, इसमें थोड़ा सा इजी होता है वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें है नहीं है। तो देखिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो कर्व है आपके पास, कर्व का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम कर्वेचर बोल रहे हैं, उसका यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट है, उसको कंटिन्यू करा तो एक सर्कल बना, उस सर्कल का जो रेडियस आया वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसी सर्कल का सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सर्कल का सेंटर भी होता है रेडियस के साथ, तो इसी सर्कल का जो सेंटर है, यही जो सेंटर है, यही इस कर्वेचर का भी सेंटर होता है। इस वाले कर्वेचर का सेंटर ये यही है। जब इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल आएगा, उसका जो सेंटर है वही कर्वेचर का भी सेंटर है। तो बिल्कुल सेम हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। बस हमारा ये इसमें एक चीज़ सरल ये हो जाती है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम मानते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम मानते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं सेंटर के, क्योंकि सेंटर ये हम कार्टेशियन में बात कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं अल्फ़ा और वाई कोऑर्डिनेट को मानते हैं बीटा। और अल्फ़ा और बीटा के हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जिनसे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो ये है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है x1। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ मैं कि जो सेंटर निकालते हैं हम ये जो अल्फ़ा बीटा मानते हैं, तो हम ये मानते हैं एट x1 एंड y1। ठीक है, x1 y1, क्योंकि देखिए रेडियस जो आप निकाल रहे हो ना, वो एक पॉइंट पे निकाल रहे हो ना, एग्जैक्ट कर्वेचर का जो रेडियस आप निकाल रहे हैं वो आप एक सर्टेन पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से वो पॉइंट से ही तो हमें कर्वेचर पता चलता है कि कौन सा हिस्सा लेना है कर्व का। ये 3 हिस्से हो गए, हमारे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट है x, y, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमें ये कर्वेचर मिलता है। ऐसे ही हम उस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो एट x1, y1 पॉइंट पर सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम माने कि अल्फ़ा बीटा है, उसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा की वैल्यू होती है x1 क्या है, वही पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट, माइनस लगाएंगे dy/dx 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y/dx2। बहुत सिमिलर सा फॉर्मूला है, बहुत कम अंतर है बीटा में भी। तो x1 की जगह y1 आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। बस ये जो dy/dx है वो यहाँ नहीं आएगा, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, बाकी पूरा सेम है। तो हमको यही ध्यान रखना है, एक तो अल्फ़ा वाले में हमारा माइनस आएगा और ये dy/dx एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि डिफरेंस आपको याद रखना है। ये तो आपको याद रह ही जाएगा एग्जाम में, हमें डिफरेंस से ही दिक्कत होती है कि हम माइनस इसमें लगा दिया, प्लस इसमें लगा दिया, सवाल पूरा हमारा गड़बड़ हो गया। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। दो हमारे पास फार्मूलाज हैं, अल्फ़ा का है, बीटा का है। इक्वेशन दी हुई होगी, dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू निकालेंगे और सीधा हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल कर अल्फ़ा कॉमा बीटा करके सेंटर को हम बता देंगे कि कहाँ पर हमारा सेंटर इस कर्वेचर का आ रहा है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसका भी कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जाम्पल। आइए बच्चों देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक एग्जांपल। हमारे पास कर्व दिया हुआ है y² = 4ax। अब आपने अगर 11th में पढ़ा होगा तो ये हमें याद आ सकता है कि y = 4ax जो होता है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमको बढ़िया पॉइंट भी यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं दिया है पॉइंट एक्स वाई के उसमें निकालना है। तो हम x1 y1 की जो वैल्यू रखते हैं वो हमें एक्स वाई रखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन दी है इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा 2y और y का dy/dx, और यहाँ पर x का हो जाएगा 1, तो ये बच गया 4a। ठीक है, अब dy/dx इसका बाकी का हिस्सा उस तरफ ले जाएंगे क्योंकि dy/dx की वैल्यू चाहिए हमें। तो dy/dx की वैल्यू क्या आई 4a/2y, यहाँ पे चला तो 2 से 4 कट जाएगा तो बचा 2, तो ये 2 लिख दिया, a/y सेम, तो 2a/y यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब
हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू निकालेंगे, यानी कि इस 2ay को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इस पूरी इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां से भी इसकी वैल्यू निकल सकती, वैल्यू हालांकि सेम ही आनी है। हमने क्या किया, 2a अपॉन वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू डी अपॉन डी एक्स 2a अपॉन वाई। ठीक, कैसे किया आइए देखते हैं। 2a जो है वो एक कांस्टेंट है, हमने 2a को छोड़ दिया। 1 अपॉन वाई का क्या आया, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y का भी करेंगे तो मल्टीप्लाई में लिख दिया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने 2a लिखा, माइनस ये वाला माइनस लगा दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू सवाल में लिखी है 4ax, तो हमने यहाँ पर 4ax रख दिया, इस वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पर हमने 4ax रख दिया, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है 2ay, तो हमने इसको 2a अपॉन वाई रख दिया। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये हमने मल्टीप्लाई लगा दी, तो 2a माइनस का माइनस, वाई स्क्वायर की वैल्यू सवाल में से 4ax यहाँ से रख दी, इसकी वैल्यू हम 2a अपॉन वाई निकाल चुके हैं, ये रख दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हम 2 से 2 और ये 4 ये हमने कैंसिल कर दिया, a से हमारा a कट जाएगा, क्या बचा, a बचा और अपॉन बचा एक्स वाई, और एक माइनस ये वाला यहाँ पे बचा, तो माइनस a अपॉन एक्स वाई हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी ये किसकी वैल्यू निकली है हमारी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, ऐसा बॉक्स बना के बंद कर दिया। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल होता है एक्स वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी इसमें वैल्यूज रख देंगे, तो x1 की वैल्यू क्या, x1 क्या होता है, जिस पॉइंट पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, पॉइंट क्या है, xy है, तो x1 की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया। अब मैं यहाँ पर ये वाला जो माइनस है ना, मैं इसको अंदर करके इसको प्लस में लिख रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने प्लस लगाया, ये जो माइनस है ना ये लिख दिया मैंने, यहीं पर लिख दिया ये वाला माइनस। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आई है, 2a अपॉन वाई, 2a अपॉन वाई लिख दिया, 1 सेम लिखा, डी वाई बाई डी एक्स है तो 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये कहाँ से आया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, इसका स्क्वायर करना है, तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर, y का y स्क्वायर। ठीक है, अब अपॉन में ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अभी ये वाले माइनस से ये वाला माइनस हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, तो ये हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, इसलिए मैंने इस माइनस को अंदर लिखा था, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर वैल्यू माइनस की आ रही, हमने इस माइनस को अंदर लिख दिया और बाहर प्लस लगा दिया। आइए अभी x प्लस लगाया, ठीक है, अब ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज को अगर हम ऊपर लाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, जब हमारे पास 4 हो जाते हैं ना, 2 फ्रैक्शन हो जाते हैं, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो जाता है, तो हम अपॉन वाली चीज को ऊपर लाते हैं जब फ्रैक्शन को, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो a अपॉन एक्स वाई क्या बन गया, एक्स वाई अपॉन ए, 2a अपॉन वाई ए था तो मल्टीप्लाई कर दिया, y से y कट गया, a से a कट गया, तो ये वैल्यू बची 2x। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस 2x। ठीक है, अब इसके अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे, तो ये जो 4ax है इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4ax प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 4ax, तो ये हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर ये 2x वैल्यू कहाँ से, 2 और x बच गया, बाकी y से y, a से a कैंसिल, x प्लस 2x ये हमारी वैल्यू आ गई। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम 4a कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि इसमें है, तो जैसे 4a कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा, तो हमने x लिख दिया, प्लस लगाया, 4a कॉमन लिया, a स्क्वायर है, हम एक a कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक a हमारा फिर भी बच जाएगा, तो यहाँ प्लस के बाद जो a हमने यहाँ पर जो a स्क्वायर में से बचा वो लिख दिया, 2x मल्टीप्लाई बाय 4a, और ये क्या बचा हमारा x प्लस a। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में इसको लिख दिया, अपॉन में 4ax है, तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो ये हमने लिख दिया x प्लस और ये 2 और ये ब्रैकेट में x प्लस a, तो ये इस तरीके से आ गया। अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो इसकी वैल्यू आएगी x प्लस क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2a, x प्लस 2x क्या आया 3x प्लस 2a क्या आया प्लस 2a, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3x प्लस 2a। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई अल्फा की। अब हम इसकी बीटा की वैल्यू निकालते हैं फटाक से। अब हम सेंटर के बीटा कोऑर्डिनेट को भी निकाल लेते हैं, तो बीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस
1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y बाई डी एक्स 2। हमने अल्फ़ा पहले ही निकाल लिया है, अल्फ़ा वाला निकला है 3x प्लस 2y। अब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है, हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख दी। y1 क्या है, y1 है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जिस पर हम सेंटर निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं एट x, y, तो y का y ही है, y कोऑर्डिनेट y ही, तो हमने y1 की जगह y रख दिया। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया था 2a अपॉन वाई, इसका स्क्वायर किया तो आ गया 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसी पूरे का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसकी जगह पर। अपॉन में d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू हमने लिख दी माइनस a अपॉन एक्स वाई, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये यहाँ पर लिख दिया। अब ये अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो एक्स वाई अपॉन ए हो गया, ठीक है, पलट गया और माइनस सेम रहा। और ये पूरी जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर हमने सेम रखी। इतना आया समझ में। इसके बाद हमने क्या किया, यहीं पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4 से 4 और a से ए स्क्वायर की पावर कट गई, ठीक है, ये 2 जो ये कट गया, तो ऊपर बचा a, नीचे बचा x, तो ये हो गया 1 प्लस a अपॉन एक्स, ठीक है। अभी माइनस का एक्स वाई अपॉन ए है। देखिए बुक में जो सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पर इधर एलसीएम लेने को भी लिखा है कई सारी बुक्स में, लेकिन सॉल्यूशन से हमें कोई चीज़ वो नहीं है, हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, बस हमारा आंसर जो है सही आना चाहिए और जो हमारी कैलकुलेशन है वो वैलिड होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। तो एक्स वाई अपॉन ए है माइनस का, तो हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये है ए अपॉन एक्स, ठीक है। 1 से किया तो सेम एक्स वाई अपॉन ए आ गया, माइनस प्लस माइनस, और ये ए अपॉन एक्स से किया तो एक्स वाई अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो y हमारा सेम रहा, ये पूरा टर्म सेम है, ये a से हमारा a कट रहा है और x से हमारा x कट रहा है, तो ये हमारा बचा क्या, y बच गया, वो भी क्या आएगा माइनस का, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। प्लस का y माइनस का y ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आ गई बीटा की वो क्या आ गई, माइनस का एक्स वाई अपॉन ए। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर एक कैच है, वैसे तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट देखा जाए आइडियली हमने क्या करा है, अल्फ़ा की वैल्यू जो निकाली एक्स वाई और एक्स और ए के टर्म में निकाली, वहाँ वाई नहीं है, और हमारे पास y की वैल्यू जो है a और x के टर्म में दी हुई है, तो अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख दें तो हमारा ये बीटा की पूरी वैल्यू x और a के टर्म में हो जाएगी, जो कि आइडियली हमें करना भी चाहिए, तो हम इसमें ऐसा करेंगे भी। हमारा y की वैल्यू क्या दी है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 4ax है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 और अपॉन में रूट में ax, ठीक है, ये चीज़ हमारी आ गई y की वैल्यू। तो हम y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया, a अपॉन में है तो ऊपर लाए तो इन्वर्स लगा के लिखना पड़ता है, तो माइनस का x a इन्वर्स और y, ठीक है, ये लिखा। इसके बाद x a इन्वर्स और यहाँ पर ये 2 है, और ये जो रूट होता है, रूट को हम जो है अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी चीज़ की पावर हम 1/2 कर देंगे, तो 1/2 पावर हो या रूट लगा हो, दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है। तो क्योंकि आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर वापस से 1 हो जाएगी, किसी भी चीज़ का अगर आपने स्क्वायर करा जिसकी पावर 1/2 है, लेट्स से अगर a ही है तो 1/2 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी, इसलिए हम इसको रूट को 1/2 पावर में लिख सकते हैं। तो 2 a की पावर 1/2 x की पावर 1/2। अब यहाँ पर हम जो है जोड़ लेंगे, तो देखिए x की पावर कितनी है 1 है, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है अलजेब्रा में, बहुत छोटे थे तब पढ़ाया गया था। तो 1 और ये हो गया हाफ, तो 1.5 कितना होता है, 1.5 होता है, तो उसको हम 3/2 करके लिखते हैं, तो ये हमने ये लिख दिया। अब a की पावर कितनी है -1 और ये है यहाँ पर 1/2, -1 1/2 माइनस हो जाएगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 1 है, तो 1/1 माइनस 1/2 आया, 1/2 साइन लगाया हमने माइनस, क्योंकि 1 जो था वो बड़ा था और वहीं से साइन आया, तो ये हमारी आ गई बीटा की वैल्यू जो आई माइनस का 2 x की पावर 3/2 और a की पावर -1/2, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर आप वैसे चाहें तो इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखें, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2x की पावर 3/2 अपॉन में √a, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हम अल्फ़ा हमारे पास आ चुका है, बीटा हमारे पास आ चुका है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा होते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, मैं बोल के बता देता हूँ आपको, यहाँ पर
वो होगा वो लाइन होगी द सेंटर ऑफ कर्व वाई स्क्वायर कर्वेचर वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एट एक्स कॉमा वाई इज, और आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा कॉमा बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा की आप वैल्यू रखेंगे ये वाली, और बीटा की भी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा निकालते हैं, बीटा निकालते हैं, और सेंटर हमारा निकल जाता है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको जो जो सवाल समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए हो। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।